हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्जामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर की सीरीज चला रहे हैं, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे जाने यूपी को दूसरा भाग। ये हमारा आज का जो है दूसरा भाग है। आप इससे पहले का अगर भाग देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इसका दूसरा पहला भाग मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है नदी। आज नदी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदी जो है चर्चा में रही है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले नून नदी, फिर केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पढ़ लेंगे, सरयू नहर परियोजना, बबीना नदी परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना, यूपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है भूजल का दोहन देखेंगे, अयोध्या सीता झील जो चर्चा में रही है उसके बारे में पढ़ेंगे, आमी नदी के बारे में देखेंगे, यमुना रबर डैम योजना देखेंगे कहाँ पे ये बन रहा है। अगला हम देखेंगे अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, इसके बारे में पढ़ना है। यूपी में 1000 अमृत सरोवर देखेंगे और यूपी जल जीवन मिशन देखेंगे। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण थे, ये हमारे आज के जो टॉपिक हैं। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारे आज का पहला टॉपिक है नून नदी। नून नदी के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लें। नून नदी जल के संकट से जूझने वाला बुंदेलखंड के जालौन जिले में बहती है। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि नून नदी यूपी में कहाँ बहती है, तो कहाँ बनती है, बुंदेलखंड के जालौन जिले में बहती है। जलवायु परिवर्तन और आसपास के इलाकों के अतिक्रमण के चलते नून नदी पिछले कई सालों से सूख कर नाले में तब्दील हो गई है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हुआ कि न सिर्फ नून नदी की रंगत वापस लौटी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया है। नून नदी 4 बड़े बरसाती नालों से मिलकर बनी हुई है। जालौन जिले के उरई से निकलने वाली नून नदी आगे महवा ब्लॉक तक जाती है। 89 किलोमीटर के अपने इस सफ़र में ये नदी कुल 47 गांव से होकर गुजरती है। ये नदी जालौन जिले के किसानों के लिए काफ़ी लाभकारी रही है, लेकिन इस नदी में आसपास के कारखानों से पहुंचने वाले केमिकल्स ने इस नदी के अभूतपूर्व क्षति पहुंचा है। इससे नून नदी के जल की गुणवत्ता पर तो असर पड़ा ही है, और साथ ही अधिक तापमान के चलते इस नदी का जल जलीय जंतु और कृषि के योग्य भी नहीं रह गया है। आगे हम देखते हैं कौन सा है, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेतवा नदी है, ये देखिए बेतवा नदी है, और ये है केन नदी। ये देखिए केन नदी, ये है मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है। और ये जो लिंक एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, ये देखिए रेड कलर का आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे ये इसी को जोड़ा जा रहा है। केन और बेतवा दोनों नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यूपी में आकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो केन और बेतवा जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। सूखे की समस्या से जूझ रहे बुंदेलखंड में जल संकट के समाधान के लिए इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। अब केन नदी के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, जो 427 किलोमीटर दूरी तय कर यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। तो केन नदी कहाँ मिलती है, यूपी के बांदा जिले में मिलती है। बेतवा नदी देख लें, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, जो 576 किलोमीटर दूरी तक कर यूपी के हमीरपुर में यमुना से मिल जाती थी। यानी दोनों नदी जो है यमुना नदी में मिल जाती हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन नदी के अतिरिक्त जल की नहरों के माध्यम से बेतवा नदी की आपूर्ति की जाएगी, जिसे 77 मीटर लंबे, लगभग 2 किलोमीटर चौड़े दोधन बांध और 230 किलोमीटर लंबी नहर के जरिए सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड इलाकों में पानी को पहुंचाया जाएगा। तब ये देख सकते हैं, ये परियोजना है, अभी ये कार्य जारी है। आगे हम देखते हैं, केंद्र सरकार कुल परियोजना का लागत 90% खर्च उठाएगी। तो जो लागत आएगी केंद्र सरकार इस योजना का, जो ये केन बेतवा लिंक है, तो इसका खर्च जो है 90% केंद्र सरकार उठाएगी। लेकिन इसमें क्या है उठाएगी, इस योजना के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है। तो इसमें जो एक बाधा है, तो क्या है बाधा, पन्ना बाघ अभ्यारण्य। पन्ना बाघ अभ्यारण्य देखिए क्यों बाधा है, जब ये योजना चालू हो जाएगी, इस योजना के चलते विंध्य रेंज में मौजूद पन्ना बाघ अभ्यारण्य का एक भाग पानी में डूब जाएगा, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता का विनाश हो जाएगा। मानव और वन्य जीवों पर खतरा उत्पन्न होगा, जिसके कारण बाघों के आवास नष्ट होने की भी संभावना है। केन नदी पर स्थित केन घड़ियाल अभ्यारण्य के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा, केन बेतवा जो है
बेतवा केन जो है उसमें कौन सा है, पन्ना बाघ अभ्यारण्य जो है खतरे में है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं सरयू नहर परियोजना। सरयू नहर परियोजना भी हम लोग देख लेते हैं। बहराइच और सरयू नहर परियोजना को साल 1978 में गोंडा में 3.12 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 78.68 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। साल 2013 में सरयू परियोजना को भारत सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया। साल 2015 में सरयू नहर परियोजना पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। तो ये 2013 में क्या हुआ, सरयू नहर को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, आप ध्यान रखिएगा। फिर 9,802 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना यूपी की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। सरयू नहर राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस परियोजना के तहत 5 नदियों को जोड़ा गया है। तो यहाँ आप देखिएगा सरयू नदी में अगर पूछा जाता है कितनी नदी को जोड़ा गया है, तो 5 नदियों को जोड़ा गया है, 5 नदियों को जोड़ा गया है। और कौन कौन सी नदी है ये भी देख लेते हैं। इनमें घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी नदी शामिल है। तो आप इनका नाम रखिएगा। देखिए अब यहाँ आप देख सकते हैं ये है सरयू बैराज, देखिए यहाँ पे है, यही स्थित है। आप यहाँ से देख सकते हैं राप्ती बैराज, देखिए राप्ती है, घाघरा है, तो इस तरीके से बाणगंगा है, सरयू, रोहिणी नदी शामिल है। कितनी नदी शामिल है, 5 नदी शामिल है। आगे हम देखते हैं बबीना नदी परियोजना। बुंदेलखंड जल में संकट को दूर करने के लिए सुजलाम सुफलाम योजना चल रहा है। तो किस चीज से रिलेटेड है ये, तो ये बबीना नदी परियोजना से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सरकार सामुदायिक तालाब निर्माण योजना और केन बेतवा लिंक परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। इसी केन बेतवा लिंक परियोजना से संबंध बबीना नहर परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होगा। यूपी में आने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल 7 जिले चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर शामिल है। इन सभी जिलों की लगभग 80% आबादी की आजीविका का स्रोत कृषि है, परंतु भौगोलिक संरचना, भूमि संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, यहाँ होने वाले औसत वर्षा में कमी के चलते कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। झांसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बेतवा नदी पर स्थित सुकवा दुकवा बांध, ध्यान रखिएगा कौन सा बांध है यहाँ पे, सुकवा दुकवा बांध, बहुत ही फेमस बांध है ये। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि बबीना नदी परियोजना के अंतर्गत कौन सा बांध आता है, तो सुकवा दुकवा बांध है, जो झांसी के बबीना ब्लॉक में पड़ता है। ये बांध साल 1909 में अंग्रेज के शासनकाल में बना था। इस बांध के बीच में सुरंग होने के कारण इसे विश्व धरोहर के रूप में भी शामिल किया गया है। करीब 112 साल पुराना सुकवा दुकवा बांध आज भी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन इंजीनियरिंग के चलते देश की चुनिंदा जलाशयों में शुमार है। आप देख सकते हैं ये है बांध, बीच में जो सुरंग है इसी का सुरंग की बात की जा रही है। इसी सुकवा ढुकवा बांध से होकर नदी निकल रही है, जिसे बबीना नहर परियोजना कहा जा रहा है। तो यहाँ देखिए बबीना जो नहर परियोजना है, तो इसको सुकवा ढुकवा बांध से जो पानी निकलता है तो उसी को बबीना नहर परियोजना कहते हैं। ये नहर बनकर तैयार हो गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही सूखे से प्रभावित बबीना क्षेत्र को 15 गांव के 5 किसानों के लिए बेतवा नदी का जल जीवनदायिनी साबित होगा। जिन गांवों को इस नहर पानी मिलने की उम्मीद है उनमें बेदौरा, घिसौली, बबीना, पूरा, पृथ्वीपुरा, नयाखेड़ा, सुकवासिमिरिया, लहर, ठुकुरपुर, रसीना, मानपुरा, कोटी, सैंकड़, ठकुरपुरा व नौहट शामिल है। सिंचाई विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर लंबी इस नहर से 4,400 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन हेतु सिंचाई की भी व्यवस्था होगी। आगे हम देखते हैं कनहर सिंचाई परियोजना। कनहर सिंचाई परियोजना देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये। तो कनहर सिंचाई परियोजना जो तक किन राज्यों से होगा, तो 3 राज्यों से, यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना दिसंबर 2022 में पूरा हो जाएगा, यानी इसी साल 2022 में पूरा हो जाएगा। इसके बाद कनहर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे तीनों राज्यों के कुल 21 गांवों का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इनमें छत्तीसगढ़ के 6 और झारखंड के 4 और यूपी के दुद्धी विधानसभा के 11 गांव गायब हो जाएंगे।
यूपी की 11 गांव है, लांबी, रंदह, टोला, सुगवामान, कुदरी, कोरची, सुंदरी, भिसूर, अमवार, गोहड़ा, बरखोरा और बघाड़ू। ये जो गांव 11 गांव हैं खत्म हो जाएंगे। इस परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को उनकी जमीन के बदले 7.11 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों के कुल 25,000 वोटर हैं, जिनकी आबादी करीब 50,000 के लगभग है। गांव वालों को मांग है कि दुगना मुआवजा और हर विस्थापित होने वाले परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार, पीएम आवास योजना के तहत घर और वैकल्पिक खेती लायक जमीन प्रदान की जाए। अगला हम देखते हैं यूपी में नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे के तहत गंगा को स्वच्छ, निर्मल और अविरल रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। फिर भी गंगा का जल प्रदूषित है। गंगा का जल प्रदूषित होने से न सिर्फ इंसानों को बल्कि उसमें रहने वाले जलीय जीवों की जान को भी खतरा होगा। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पॉइंट बनता है। गंगा का बेसिन 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 468.7 बिलियन मीट्रिक जल वर्ष भर प्रभावित होता है, जो देश की कुल जल स्रोत का 25.2% भाग है। इसके बेसिन में 45 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। उत्तराखंड में हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरबन तक गंगा का विस्तार है। आगे हम देखते हैं 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है और इनकी पूजा माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। साथ ही भारत में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवंबर 2008 में भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी तथा प्रयाग और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया था। गंगा नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो बस इसमें याद रखिएगा कि जो 2014 में हुआ था, नमामि गंगे का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आगे हम देखते हैं, अगला पॉइंट है भूजल का सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भूजल दोहन के मामले में भारत दुनिया में अग्रणी है। भारत में प्रयुक्त होने वाले कुल भूजल का 20% भूजल केवल यूपी द्वारा प्रयुक्त होता है। यूपी भूजल विभाग के एक सर्वेक्षण के अनुसार यूपी में सर्वाधिक भूजल का इस्तेमाल लखनऊ में किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ विश्व में हो रहा है? तो लखनऊ में हो रहा है। यूपी के लखनऊ में प्रतिदिन प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 35 लाख लीटर भूजल निकाला जा रहा है, जो कि चिंताजनक विषय है। अगला पॉइंट देखते हैं सीता झील। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा थी, देख लेते हैं क्या है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आपको पता ही होगा, बहुत तेजी से चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही इसके पौराणिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अयोध्या के नगर निगम प्रशासन ने सीता झील को पहले की तरह निर्मल बनाने का भी काम शुरू कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं आमी नदी। यूपी की राजधानी से करीब 250 किलोमीटर दूर मगहर में यह कस्बा संत कबीर नगर जिले में स्थित है। मगहर वही स्थान है जहां अब से 500 साल पहले 16वीं सदी के महान संत कबीर दास ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मगहर में एक नदी बहती है, आमी नदी। एक समय ये नदी मगहर की जीवन रेखा कही जाती थी। आज यह नदी प्रदूषण के कारण जीर्ण अवस्था में है। 7 साल पहले इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए आमी महोत्सव की शुरुआत हुई। इसी आमी महोत्सव के दौरान इस नदी को यानी आमी नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की गई है। आमी महोत्सव के दौरान सद्भावना यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी दौरान लोगों ने आमी नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। किसी स्थान को राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में तभी घोषित किया जाता है जब उसका देश की संस्कृति से या जुड़ाव और राष्ट्रीय महत्व रखता हो। देखिए ये रहा मगहर। ये देखिए मगहर का ये है, यही जो ये ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, तो ये कौन सा नदी है? यही आमी नदी है। मान्यता है कि इस आमी नदी को पार कर राजकुमार सिद्धार्थ यानी भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी राजसी वस्त्र उतारकर अपना सिर मुंडवाया और ज्ञान की खोज में निकल गए। आगे जब बौद्ध धर्म के विस्तार की बात हुई तो शुरुआत इसी नदी के पास हुआ। इसी नदी के किनारे सर्वप्रथम बौद्ध विहार बने हैं। कहा यह भी जाता है कि इस नदी के तट पर गुरु गोरक्षनाथ और संत कबीर के बीच शास्त्रीय संवाद हुआ था।
गुरु नानक भी यहाँ संत कबीर से मिलने आए थे और महान सूफी संत कबीरदास की रचनाओं में भी इस नदी का खूब जिक्र किया गया है। कबीरदास इस नदी को अमिया कहते थे और कबीर दर्शन को आने वाले श्रद्धालु आमी का जल भी प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते थे। अब ये देख सकते हैं मगहर है ये, और ये आमी नदी है। आगे हम देखते हैं यमुना रबड़ डैम योजना, ये कहाँ पे बन रहा है तो देख लेते हैं। विश्व के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल यमुना के तट पर स्थित है। ताजमहल के पीछे यमुना में प्रस्तावित रबड़ डैम को नीरी का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंजूरी दे दी है। रबड़ डैम बनने से यमुना में ताज के पीछे करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी रोका जा सकेगा, जिससे यमुना ताज को छूकर बहेगी और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो अब जो एकदम सूखा सूखा सा लगता है यमुना नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो अब ये क्या है, ताज एकदम बराबर में जाएगा। रबड़ डैम की योजना सबसे पहले 2016 में बनाई गई। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल के पीछे स्थित नगला पैमा गांव में रबड़ डैम बनाने की घोषणा किया था। उसके बाद एनओसी न मिलने के कारण 5 साल से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा था। अब नीरी और टीटीजेड ने भी एनओसी के लिए हरी झंडी दिखा दी है, तो अब यह बनेगा। रबड़ डैम की विशेषता है वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। रबड़ बांध में स्पिलवे का निर्माण नहीं किया जाता है, ठीक है। कंक्रीट की नींव पर एक रबड़ ब्लेंडर बांध और स्पिलवे दोनों काम करता है। इस ब्लेंडर में हवा, पानी या दोनों का मिश्रण भरा जाता है। इस ब्लेंडर को एथिलीन प्रोपलाइन डाइन मोनोमर रबड़ से बनाया जाता है। यह ब्लेंडर बुलेट प्रूफ होता है। इसको ज़रूरत के मुताबिक बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसी तकनीक के कारण ही रबड़ बांध में स्पिलवे की आवश्यकता नहीं होती है। रबड़ बांध की तकनीक चीन, ऑस्ट्रिया और साउथ कोरिया में वर्षों से उपयोग में आ रही है, लेकिन देश में इस तकनीक का उपयोग सबसे पहले आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में झांझावती नदी पर वर्ष 2006 में किया गया था। उस समय इस बांध को बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की तकनीक विशेषज्ञों की मदद ली गई थी। हालांकि अब देश में स्वदेशी तकनीक पर काफ़ी काम हो चुका है। रबड़ बांध का निर्माण छोटी नदियों पर किया जाता है। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा बनाया और वित्त पोषित एक रिसर्च संस्था है। यह नागपुर में 1958 में स्थापित किया गया था। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नई दिल्ली का एक हिस्सा है। आगे हम देखते हैं अर्जुन सहायक परियोजना बुंदेलखंड। तो देख सकते हैं ये रहा अर्जुन, तो कहाँ पे है अर्जुन डैम, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को एक बार फिर से यूपी के दौरे पर होंगे और इसकी वजह होगी दुनिया भर में नारी अस्मिता की प्रतीक वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती। इस साल रक्षा मंत्रालय 17, 18 और 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान कई योजनाओं के भी शुरू होने की उम्मीद है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान बुंदेलखंड के 3 जिलों के लिए जीवनदायिनी अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का भी उद्घाटन किया जा सकता है। बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका लंबे समय से पानी की कमी से परेशानी है। खेती किसान पर इसका सबसे ज़्यादा असर है और यही वजह है कि इस साल के शुरुआत में सालों से रुकी अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के लिए काम शुरू किया गया है। वर्ष 2009 में यह परियोजना केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा मिलकर शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य यूपी की धसान नदी, देखिए कौन सी नदी है, धसान नदी, ये देखिए धसान नदी, आप कहाँ देख सकते हैं, ये है धसान नदी। धसान नदी से एक नहर निकालकर महोबा जिले के गाँव तक पहुँचाने की है। देखिए ये है एक नहर, ऐसे निकालेंगे, यही पहुंचाने की है गांव में महोबा। लेकिन लंबे समय से ये योजना बजट की कमी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो अब यहाँ देख सकते हैं धसान नदी है और ये एक नहर निकालेंगे जो महोबा की तरफ ले जाएंगे। आगे हम देखते हैं अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना की ज़रूरत को समझे तो इसके लिए हमें पहले धसान नदी के बारे में जानना होगा। ये नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील से निकलती है। यह बेतवा नदी की दाहिनी किनारे की सहायक नदी भी है। साल 2009 में जब बुंदेलखंड को सूखा मुक्त बनाने की बात हुई तो इसी नदी से एक नहर बनाकर यूपी के महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले तक पानी पहुंचाने जाने की योजना बनाई गई थी। अर्जुन सहायक परियोजना के तहत इन्हीं 3 जिलों के लगभग 168 गाँवों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
इन तीनों जिले में इस परियोजना के शुरू होने से पीने के पानी की समस्या खत्म होगी और सभी गांव को शुद्ध जल मिल सकेगा। माना यह जा रहा है कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि इस सिंचाई परियोजना के शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में 15,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई सुविधा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा भी आगे इस योजना के जरिए 44,382 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। इतने ही नहीं, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के शुरू होने के बाद बारिश के पानी का सही उपयोग होगा। नहर निर्माण से पानी को सही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना के शुरू होने के बाद हमीरपुर, बांदा और महोबा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की काफ़ी उम्मीदें हैं। आगे हम देखते हैं यूपी में हजार अमृत सरोवर। 15 अप्रैल 2022 को नगर विकास निदेशालय में विशेष सफाई अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इसके तहत पूरे प्रदेश में 60 दिनों तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 1000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। 2024 तक सभी शहरों को कूड़े के पुराने ढेरों से मुक्त करने की घोषणा की गई है। आगे हम देखते हैं यूपी जल जीवन मिशन हर घर नल योजना। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन या घर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। ये योजना जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। जल जीवन मिशन के तहत यूपी सरकार साल 2021-22 में 78 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करेगी। यूपी के गांवों में 2.63 करोड़ परिवार रहते हैं। राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में 19.15 लाख नल कनेक्शन दिए गए थे। तो ये हमारा जो महत्वपूर्ण जितने भी नदी से रिलेटेड क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर दिए गए। अब हम देखते हैं जो हमारा अगला भाग होगा योजना का होगा। तो योजना हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ भी एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।